हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है पेरोक्सीसोम। तो आई होप आपको इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम लोग जिस सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है पेरोक्सीसोम। देखिए, पेरोक्सीसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेरोक्सीसोम के हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि कब इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा डिस्कवर किया गया था एनिमल सेल्स में 1950s में। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है इसे प्लांट सेल में इसे ऑब्जर्व किया गया था, इसे देखा गया था 1960 में। तो अगर हम लोग बात करें कि मेन जो इसका जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट किसको जाता है, तो क्रिश्चियन डी डूवे जो है 1965 में इसके बारे में बताए थे। इसको आइसोलेट किया गया था लिवर सेल में बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू बहुत सारी चीजों के सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, मॉलिक्यूलर थिंग्स को इसे यूज किया जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि पहले जो है किसी एक सेंट्रीफ्यूज में सारे जो सब्सटेंस है उसे डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसमें मोटर प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, मोटर रोटेट करेगा। अब वो क्या करेगा कि जो हैवी डेंसिटी वाली चीजें होंगी, मास होगा, वो नीचे रहेगा, एंड जो लाइट डेंसिटी की चीजें रहेंगी उस लिक्विड में ऊपर फ्लोट करने लगेंगी। तो उस हिसाब से फर्दर एनालिसिस करके उसका सेपरेशन किया जाता है। तो इस तरीके से इसे जो है लिवर सेल से सबसे पहली बार इसे अच्छे से आइसोलेट किया गया था एंड इसे नाम दिया गया था पेरोक्सीसोम। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जनरेट करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। देखिए, पेरोक्सीसोम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके मेजर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनकी बात करें कि प्लांट्स के अंदर ये किस किस पाथवे को या फिर किस किस प्रोसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। उसके बाद होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये जो है पेरोक्सीसोम में परफॉर्म किया जाता है। ठीक, उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जिसे ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं। रूबिस्को की ये फीचर होती है ना कि जब अगर हाई कंसंट्रेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ, अगर एटमॉस्फेयर में हाई कंसंट्रेशन हुआ ऑक्सीजन का, तो रूबिस्को क्या करता है उस समय पे ऑक्सीजन से कंबाइन होने लगता है और बनाने क्या लगता है, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को। तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे फोटो रेस्पिरेशन होता है, और फोटो रेस्पिरेशन में जो है 3 ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम का फोटो रेस्पिरेशन में भी मैकेनिज्म होता है, इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन क्या होता है, हम लोग को पता है डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन एंड एक होता है पिरिमिडीन। तो प्यूरीन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। ये एडेनिन और ग्वानिन जो है क्या कहलाते हैं, प्यूरीन कहलाते हैं। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो प्यूरीन के डिग्रेडेशन में भी जो पेरोक्सीसोम है उनका इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इसका नाम क्यों पड़ा पेरोक्सीसोम, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये जनरेट करने का काम करता है और इसे डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्पफुल होता है, और इस वजह से इसका नाम जो है
वो पर ऑक्सीजोम पड़ा। तो इसके अगर हम लोग इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में पर ऑक्सीजोम इम्पोर्टेंट होता है, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स में कराता है, ग्लाइकोलेट साइकिल जो है उसमें इम्पोर्टेंट होता है, डिग्रेडेशन ऑफ द प्यूरिन में इसका रोल होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा कि डीकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में भी इसका रोल होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद पर ऑक्सीजोम के अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें कि आखिर ये पर ऑक्सीजोम है क्या, तो सिंपल सी बात सबसे पहले तो ये है कि पर ऑक्सीजोम जो है एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? ऐसी चीजें जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका एक मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है, किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वैसे ही परऑक्सीजोम भी होता है। परऑक्सीजोम की अगर हम लोग बात करें तो परऑक्सीजोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और सभी यूकेरियोट्स में ये प्रेजेंट सभी यूकेरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर देखें हम लोग सेल को, तो सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें सारी चीजें एम्बेडेड होती हैं, चाहे वो कोई फूड मॉलिक्यूल हो या फिर कोई सेल ऑर्गेनेल हो, न्यूक्लियस हो, सारी चीजें इसमें एम्बेडेड होती हैं, तो यही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। एंड प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? जब सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्म दोनों की बात की जाए तब वहां पे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें परऑक्सीजोम की, तो परऑक्सीजोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है? तो यूकेरियोट्स जो हैं, जो कि क्या होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वैसे सेल्स जो कि यूकेरियोट्स कहलाते हैं उनमें परऑक्सीजोम पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि परऑक्सीजोम को और किस नाम से जाना जाता है, तो परऑक्सीजोम को माइक्रोबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछ दे कि परऑक्सीजोम जो है इसका और क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसे माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो डिस्कवरी है सबसे पहले किसने बताई थी, तो इसकी डिस्कवरी जो है सबसे पहले जे रॉडिन ने 1954 में की थी। यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे वो आइसोलेशन था कि लिवर सेल पे इसे जो है क्रिश्चियन डूबे ने आइसोलेट किया था। लेकिन अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करें कि डिस्कवरी किसने की थी, तो वो जो है जे रॉडिन ने 1954 में इसे डिस्कवर किया था। सबसे पहले ये डिस्कवर किसमें हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी 5 मिनट पहले हम आपको बताए हैं। चलिए, तो फंक्शंस ऑफ परऑक्सीजोम में अगर हम लोग बात करें तो बायोसिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मोजेन, either the phospholipid which are necessary for the normal function of the brain and lungs, ये इसका फंक्शन होता है। परऑक्सीजोम जो है वो फॉस्फोलिपिड, ईथर, इन सबको सिंथेसाइज करने में भी हेल्पफुल होता है। एंड इस वजह से ये जो ब्रेन का फंक्शनिंग हो गया या फिर जो लंग्स के फंक्शनिंग हो गए उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है इसका और क्या फंक्शन होता है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है सिंथेसिस ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए
सबसे पहली बात कि फैटी एसिड क्या होता है एंड देन कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड क्या है? लिपिड में आप पढ़े होंगे ना कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से लिपिड बना हुआ होता है। तो फैटी एसिड जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है? ऐसे फैटी एसिड जिनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसमें सिंगल बॉन्ड भी होंगे लेकिन इसके साथ साथ ये चीज होती है कि इसमें डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो ऐसे ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने का काम बॉडी में परऑक्सीजोम करता है। अदर स्ट्रक्चर्स भी करते हैं लेकिन यहाँ पे परऑक्सीजोम का हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से बताया गया है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि डायग्राम भी दिया हुआ है कि किस तरीके से जो परऑक्सीजोम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है तो ये कैसे होते हैं, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और इसी को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग परऑक्सीजोम के फीचर्स के बारे में बात करें, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो परऑक्सीजोम जो है सबसे पहली बात कि किस तरह का सेल ऑर्गेनल होता है, डबल बॉन्डेड है या सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन जो है, डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, तो उसमें से अगर हम लोग बात करें तो जो परऑक्सीजोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। उसके बाद ये रफली जो है वो स्पेरिकल शेप इसका होता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसके साइज की बात करें कि परऑक्सीजोम का साइज क्या होता है, तो ये 0.2 से लेकर के 1.7 माइक्रोन मीटर का होता है। उसके बाद इसके जो कंपोजिशन है ये वेरी करता है, ठीक है। अलग अलग सेल में इसके जो कंपोजिशन है ये अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम लोग बात करें परऑक्सीजोम की, तो परऑक्सीजोम एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होता है एंड ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी के अंदर। बहुत सारे ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं जिनको ये कराने में हेल्पफुल होता है। और हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये जो है डिग्रेडेड करने का काम करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो क्या होता है, बहुत ही अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए तो बॉडी में ये टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है, आरओएस होता है एंड ये बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड इसी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को डिग्रेडेट करने के लिए पर ऑक्सीजोम जो है इसका इम्पोर्टेंस होता है एंड इसी वजह से ये जो है बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कराता है। ये अगर हम लोग बात देखें कि इसके और क्या फंक्शंस हैं, किस चीज की ये सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये लिपिड बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन एंड अदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। अगर हम लोग बात करें इसकी कि ये जो है प्लांट्स में किन प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्लांट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है
दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। ये हम लोग पढ़े हैं कि फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। इसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। इसमें होता क्या है कि जब प्लांट्स को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लगता है तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि रिडक्शन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। लेकिन मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज या जो अमाउंट है वो कम हो गया है एंड ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो रुबिस्को जो कि C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है वो क्या करने लगता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं मिलेगा, नहीं अटैच होगा, नहीं रिएक्शन को करेगा, ऑक्सीजन के साथ वो जो है इन्वॉल्व होने लगता है, रिएक्ट करने लगता है एंड C2 साइकिल को परफॉर्म करने लगता है। C2 साइकिल मतलब फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन साइकिल में 3 ऑर्गेनेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन के लिए पेरोक्सिसोम रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके साथ साथ ग्लाइकोलेट साइकिल जो है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर देन दैट ये जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पेरोक्सिसोम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेशन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिग्रेडेशन। प्लांट्स में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, फोटो रेस्पिरेशन। एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड जो है एंड जो बाइल एसिड होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस समय पे, इमल्सिफिकेशन करने के लिए फैटी एसिड्स के, कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है, ताकि इनका डाइजेशन हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। तो उन बाइल एसिड के सिंथेसिस में भी पेरोक्सिसोम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अदर देन दैट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसका डिग्रेडेशन ये प्लांट्स में भी करता है एंड एनिमल्स में भी करता है। तो आई होप अभी तक जो आप पढ़े होंगे इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको यूट्यूब पे आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारे जो लेक्चर्स हैं, सारे जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है ये 3 मंथ्स की होती है, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, लाइव डाउट क्लास होता है, वन शॉट यूनिट वाइज जो रिविजन वीडियोस हैं वो अवेलेबल होती हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड इनरोल होना है। यहाँ पे आप DNS20 जो कूपन कोड है उसको भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% जो डिस्काउंट है वो मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं, पेरोक्सिसोम है क्या। पेरोक्सिसोम जो है ऑर्गेनेल्स है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो पेरोक्सिसोम जो है वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन या ऑक्साइड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्साइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि फैट्स, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे तभी तो ये फंक्शन करेगा ना, तो वैसे एंजाइम्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन अदर वर्ड अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यूज करता है ऑक्सीजन को, ताकि मॉलिक्यूल्स जो है
वो ब्रेक डाउन हो सके। एंजाइम्स जो है जो कि इस ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, परऑक्सीजोन एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दोनों चीज करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को जनरेट करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड जब इसको लगता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए, इसका अमाउंट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बॉडी को हार्म नहीं होना चाहिए, तब जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिग्रेडेट करने का भी काम करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन होगा राइट अवे बाय द एंजाइम कैटलेज इनटू द ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये जो है डिग्रेडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिग्रेडेट करने के लिए परऑक्सीजोम के पास एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या होता है, कैटलेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो वाटर में एंड वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है ताकि ये जो है किसी भी तरह का रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ना जनरेट कर पाए, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कैटलेज एंजाइम, एंड ये एंजाइम इस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट करता है, एंड ये जो एंजाइम है ये परऑक्सीजोम के पास प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा जब आप एंजाइम पढ़े होंगे तो उसमें कैटलेज का एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है कि अगर ऐसे आप रख दें हाइड्रोजन परऑक्साइड को तो वो जनरेट करेगा वाटर एंड ऑक्सीजन को, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो रेट में करता है। यही अगर आप एंजाइम को डाल दें, ठीक है, कैटलेज एंजाइम को, तो ये क्या करता है, वाटर एंड ऑक्सीजन को बहुत ही तेजी से जो है जनरेट करने लगता है। चलिए, परऑक्सीसोम जो है वो अबंडेंट कहाँ पे रहता है, ये जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट लिवर में रहता है, जहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट्स को एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्रेक डाउन करता है फैट्स को। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि परऑक्सीसोम जो है बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये इफेक्टिवली जो है ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज परऑक्सीसोम इज फाउंड अबंडेंट इन लिवर। ठीक है, लिवर में आप देखें तो 50% जो है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस लिवर में ही होता है, एंड देन बहुत कम अमाउंट में जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्किन में भी होता है, स्किन में बहुत कम होता है। ठीक है, एंड बाकी का रेस्ट ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल है वो डाइटरी फूड के थ्रू बॉडी को मिलता है, एंड 50% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर में ही सिंथेसाइज होता है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं परऑक्सीसोम के, ये यूजुअली सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ड्यू टू द इनग्रेस ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। यहाँ पे जो परऑक्सीसोम जो है वो साइज में इंक्रीज होने लगता है, एंड ये डिवाइड होता है टू ऑर्गेनल्स में। परऑक्सीसोम जो है उनके पास खुद का अपना डीएनए नहीं होता है, एंड प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं साइटोसोल में आफ्टर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब परऑक्सीसोम के पास खुद का डीएनए नहीं है, खुद का डीएनए नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं होगा, इन शॉर्ट जीन एक्सप्रेशन भी इसका नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होगा तभी तो रेप्लिकेशन भी हो पाएगा ना, डीएनए प्रेजेंट होगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तभी तो ट्रांसलेशन होगा, तो इसका तो खुद का डीएनए नहीं प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से ही सिंथेसाइज होंगे, साइटोसोल में ही बनेंगे, एंड साइटोसोल से मतलब साइटोप्लाज्म से फिर इसमें जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। उसके बाद अगर हम लोग परऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो इतना तो हमें पता चल गया है कि जो परऑक्सीसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। परऑक्सीसोम के अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये रफली जो है ये स्पेरिकल शेप का होता है,
अदर देन दैट कोई इसका ये फिक्स शेप भी नहीं होता है कि ये रफली स्पेरिकल ही होगा। इसका जो शेप है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैरी करता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो शेप है वो वैरी होता है। साइज भी इसका बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, नंबर भी इसके वैरी करते हैं सेल ऑर्गेनिज्म में, सॉरी ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड ये जो है डिपेंड करता है इस चीज पे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट उस सेल की क्या है, कितने नंबर ऑफ पेरोक्सीसोम होने चाहिए, क्या उसका साइज होगा, कैसा शेप होगा, ये जो है सेल टू सेल वैरी करता है एंड सेल के एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है पेरोक्सीसोम ये किस चीज से मिलकर के बने हुए हैं, मतलब इनका जो आउटर लेयर वो किस चीज का बना हुआ होगा, तो ये जो है फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से मिलकर के बने हुए होते हैं एंड इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे। तो मान लीजिए अगर ये पेरोक्सीसोम है तो इसके पास कितना लेयर प्रेजेंट होगा, सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर किस चीज से मिलकर के बना हुआ होगा, लिपिड का। कैसे लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का। एंड ये फॉस्फोलिपिड जो है इसके कितने लेयर होगा, तो लिपिड के बाइलेयर होंगे, ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। अब इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट है तभी तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इन्वॉल्व होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में एंड ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, फ्री राइबोसोम में एंड सेलेक्टिवली ये इंपोर्ट होते हैं टू द पेरोक्सीसोम। यहाँ पे इनके जो एंजाइम है ये वन ऑफ द टू सिग्नलिंग सीक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है पेरोक्सीसोम टारगेट सीक्वेंस, वन बीइंग द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिग्नलिंग में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पेरोक्सीसोम से रिलेटेड कौन सा जो सिम्टम है या सॉरी कौन सा जो डिजीज है वो देखने को मिलता है, तो अनयूजुअल या फिर जो डिफेक्टिव पेरोक्सीसोम है उसकी वजह से ज्वेल्डर सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसे जो है सेरिब्रो हेपेटो सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो कि एक रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है पेरोक्सीसोम या तो एब्सेंट होगा या तो रिड्यूस फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब इसका जो शेप है या इसका जो फॉर्मेशन है वो सही से नहीं हुआ रहता है एंड इस वजह से उस इंडिविजुअल में पेरोक्सीसोम से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उसके वजह से वो परफॉर्म नहीं हो पाते हैं एंड इस वजह से वो जो इंडिविजुअल है वो सफर करता है। ये जो है किसके वजह से फॉर्म होता है, ये जो सिंड्रोम है ये कैसे होता है, तो ये जो है म्यूटेशन की वजह से होता है उस जीन में जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेरोक्सीसोम के फॉर्मेशन या फंक्शनिंग के लिए। उसमें अगर म्यूटेशन हो गया है तो उसकी वजह से ज्वेल्डर सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। इसका मेन जो चीज है वो ये होता है कि पेरोक्सीसोम या तो एब्सेंट होगा या तो नॉन फंक्शनल या रिडक्टिव फंक्शनल होता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है मेन जो पेरोक्सीसोम के लिए जीन प्रेजेंट होता है इसके फॉर्मेशन के लिए एंड इसके जो एंजाइम्स हैं जिनको ये कोड करता है उनमें अगर म्यूटेशन हो गया है तो ये जो सिंड्रोम है वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस सिंड्रोम की बात करें तो ये एक रेयर कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम होता है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है। तो अगर हम लोग समरी में अगर समझे कि ज्वेल्डर सिंड्रोम जो है वो क्या है, तो अगर जीन म्यूटेशन हो गया है, किस जीन में म्यूटेशन होगा, जो कि पेरोक्सीसोम के स्ट्रक्चर के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए, पेरोक्सीसोम में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स के अंदर अगर जो वो कोड कर रहे हैं एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हुआ है तो ये जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं एंजाइम्स के फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए पेरोक्सीसोम में, तो वो जो है
वो माल फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एंड वो उनका जो प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे एंजाइम जो है वो फेल हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा एंड एम्प्टी रह जाएगा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेल है ना, जिसके अंदर उसके एंजाइम्स के वजह से ही तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके एंजाइम्स ही तो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी अगर हम लोग प्रोसेस देख लें, अगर बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड को देख लें या फिर कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को देख लें, तो हर रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जीन जो है वो म्यूटेटेड हो गया है, जीन जो है अब वो एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा है, प्रोटीन जो है वो बन ही नहीं पा रहा है। एंजाइम क्या होते हैं? मोस्टली प्रोटीन ही होते हैं ना, तो अगर एंजाइम बनेगा ही नहीं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन जब नहीं होगा तो जो पेरोक्सिसोम है वो एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी मतलब खाली रहेगा। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो ज्वेल्डर सिंड्रोम है वो देखने को मिलेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, ज्वेल्डर सिंड्रोम में या तो पेरोक्सिसोम होंगे ही नहीं, या फिर होंगे भी तो रिडक्टिव टाइप का होगा, मतलब एम्प्टी पेरोक्सिसोम होगा जिसके अंदर एंजाइम होंगे ही नहीं। अब एंजाइम होगा ही नहीं तो क्या फायदा, वो पेरोक्सिसोम तो वैसे भी अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो आई होप आपको ये जो ज्वेल्डर सिंड्रोम है ये अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप ये जो फ्लो चार्ट है इसे बना लीजिए। एट लास्ट, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आप जो है अपने जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोधव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगी। एंड वन शॉट जो यूनिट वाइज रिविजन वीडियोस हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादातर जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे क्या चीज जो है उसे कितने तक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप DNS20 जो कूपन कोड है उसका यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।